नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं आप लोग के लिए हिंदी का एक प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं, जो कि मेरा प्रैक्टिस सेट का तीसरा पार्ट है, ठीक है ना, तीसरा वीडियो है। और ये हिंदी व्याकरण से संबंधित है। इसमें मिश्रित क्वेश्चन मैंने आज संग्रहित करके लाया है, ठीक है। और ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से, ठीक है ना। और इससे बहुत सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में बनेंगे, ठीक है ना। यदि आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप निश्चित ही इस क्वेश्चन को देखिए, इससे लाभ मिलेगा। पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अल्प प्राण नहीं है। तो बताना है कि निम्न से कौन सा अल्प प्राण नहीं है। अ ऑप्शन है ख और ब ऑप्शन है च। तो बताएंगे कि इसमें से कौन सा ऑप्शन अल्प प्राण नहीं है। तो च जो है ये अल्प प्राण नहीं है, ठीक है ना। च जो ऑप्शन आपको दिख रहा है वे अल्प प्राण नहीं है। अल्प प्राण में कौन कौन सा व्यंजन आता है। तो पहला, तीसरा और पांचवा, किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ग जो होता है वो अल्प प्राण होता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे, तालव्य व्यंजन है। तालव्य व्यंजन बताना है। तो अ ऑप्शन है च वर्ग और ब ऑप्शन है प वर्ग। तो तालव्य व्यंजन में ध्यान दीजिए कि च वर्ग जो होता है वो तालव्य व्यंजन होता है, ठीक है। और प वर्ग ओष्ठ व्यंजन होते हैं, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, री और में बदल जाता है। क्वेश्चन है कि री और में कब बदलता है बताएंगे, यानी किस संधि में बदलता है। तो बताना है। दो ऑप्शन दिया है, गुण संधि और वृद्धि संधि। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा गुण संधि। गुण संधि में री और में बदल जाता है जब अ और आ, छोटी ई और बड़ी ई, या छोटा ऊ या बड़ा ऊ या री में से जब मेल होता है तो ए, औ और में बदल जाता है, ध्यान देंगे, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी वर्ण के उच्चारण में जीवा दांतों को स्पर्श करती है। किस वर्ण के उच्चारण में जीवा दांतों को स्पर्श करती है। तो बताना है किस वर्ण के उच्चारण में होगा। तो त वर्ण के उच्चारण में होगा, ठीक है ना। दांतों को स्पर्श करती है जीवा, ठीक है ना। और प वर्ग में ओठ स्पर्श होता है, ठीक है ना। दोनों ओठ आपस में स्पर्श होता है जब प हम उच्चारण करते हैं तो, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, द्वितीय का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है। तो यहाँ पे कुत्ता जो शब्द दिख रहा है इसमें द्वितीय शब्द का प्रयोग हुआ है, लेकिन वल्गा जो शब्द दिख रहा है इसमें द्वितीय शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। तो यहाँ पे जो ब ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना, आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को, संयुक्तों को छोड़ करके हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी है। यानी संयुक्त व्यंजनों को छोड़ दिया जाए तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है। तो यदि हम 4 को माइनस कर देते हैं 52 में से, उसमें से 4 को माइनस कर देते हैं तो 48 हो जाएगा, ठीक है ना, 48 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ब जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, अधिकरण कारक का चिन्ह है। अधिकरण कारक का क्या चिन्ह होता है देखते हैं। तो अधिकरण कारक का चिन्ह में होता है और पर होता है। अधिकरण कारक का चिन्ह क्या होता है मित्रों, में और पर होता है। जबकि से और को जो होता है, से संप्रदान कारक का चिन्ह होता है, ठीक है ना। और को कर्ता ने कर्म को, तो कर्म का कारक का चिन्ह होता है को, ठीक है ना। अब ध्यान देंगे क्वेश्चन 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है इसको भी ध्यान से सुनिए। अ स्वर का उच्चारण स्थान क्या है। बताना है कि अ स्वर का उच्चारण स्थान क्या है। तो अ स्वर का उच्चारण स्थान कंठ है, ठीक है ना, कंठ से अ स्वर का उच्चारण करते हैं, ठीक है ना। इसके बाद यदि ब ऑप्शन को देखा जाए, तालु, तो तालु से किस वर्ण का उच्चारण किया जाता है। तो ई, छोटी ई और बड़ी ई का उच्चारण, और च वर्ग के वर्णों का उच्चारण तालु से किया जाता है, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ने किस कारक का चिन्ह है। ने निम्न में से कौन उच्छित व्यंजन है। तो जो ड है, ढ
वो उच्छित व्यंजन है, ठीक है ना। ध्यान देंगे कि ड जो होता है, ड़ जो होता है वो उच्छित व्यंजन होता है, और ल जो होता है वो पार्श्विक व्यंजन होता है। ध्यान देंगे कि ल जो वर्ड होता है वो पार्श्विक व्यंजन होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मित्रों। क्वेश्चन नंबर 10 है, साखी शब्द तत्सम रूप है, यानी साखी शब्द जो है किस शब्द का तत्सम रूप है मित्रों, बताना है। तो साक्षी जो शब्द है उसका ये तत्सम रूप है, ठीक है ना। यहाँ पे साक्षी जो शब्द दिख रहा है वो बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा, ठीक है ना। तो आप किसी प्रकार की कोई भी भूल एग्जाम में ना करें, इसको अच्छे से रट करके तैयारी करके जाएं, ठीक है ना। और मैं चाहता हूं कि आप अच्छा से अच्छा मार्क गेन करें, अधिक से अधिक मार्क गेन करें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं मित्रों। ने किस कारक का चिन्ह है, तो देखेंगे यहाँ पे कर्ता ने आता है, कर्म को आता है, तो यहाँ पे ने जो होगा वो कर्ता कारक का चिन्ह होगा, ठीक है ना। यहाँ पे पूछ रहा है बी ऑप्शन में कि संप्रदान, तो संप्रदान का कारक चिन्ह के लिए या को होता है। ध्यान देंगे कि संप्रदान का के लिए या को होता है। अब क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। उच्छिप्त ध्वनि का प्रयोग हुआ है, बताना है कि उच्छिप्त ध्वनि का प्रयोग किस शब्द में हुआ है। दो शब्द यहाँ पे दिख रहा है, आरजू और पढ़ाई। पढ़ाई, तो पढ़ाई शब्द में यहाँ पे उच्छिप्त व्यंजन का प्रयोग किया है। यहाँ पे ढ जो दिख रहा है पढ़ाई, तो यहाँ पे ढ जो है वो उच्छिप्त व्यंजन कहलाता है, ठीक है ना। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन, दो उच्छिप्त व्यंजन होते हैं, ठीक है ना, ढ और ढ, ठीक है। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, स्वर होते हैं, बताना है कि स्वर अघोष होते हैं कि स्वघोष होते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि स्वर होते हैं यानी अघोष होते हैं कि स्वघोष होते हैं, ये आपको बताना है। तो ब ऑप्शन यहाँ पे जो है सघोष, तो स्वर जो होते हैं वो सघोष होते हैं, यहाँ पे ब ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। और अघोष कौन कौन से व्यंजन होते हैं इसको भी मैं यहाँ पे जिक्र कर दे रहा हूँ। हर वर्ग का पहला और दूसरा जो व्यंजन होता है वो अघोष होता है, हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन अघोष होता है मित्रों, ठीक है ना। समझ में आ रहा है मेरी बात ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कंठ तालु स्वर है, तो ए और ए जो स्वर है वो कंठ तालु स्वर है। ए और ए जो स्वर है वो कंठ तालु स्वर है, जबकि ओ और आ ओष्ठ प्लस कंठ से इसका उच्चारण किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं मित्रों। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 है चौमू का समानार्थी शब्द है। चौमू का समानार्थी शब्द क्या होना चाहिए मित्रों, तो यहाँ पे चौमू का समानार्थी शब्द सेना होगा, ठीक है ना। सेना का समानार्थी शब्द चौमू है, इसका परिभाषी शब्द इसे भी कह सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखते हैं आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के मत से हिंदी में कितने कारक होते हैं, यानी आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के मत के अनुसार हिंदी में कितने कारक होंगे, तो यहाँ पे हिंदी में कितने कारक होंगे, तो 6 कारक होंगे। हिंदी में कितने कारक होंगे, 6 कारक होंगे। ऐसे तो आप पढ़े होंगे कि हिंदी में कुल कारकों की संख्या 8 होती है, ठीक है ना। आप बुकों में यही पढ़ते आए हैं। किशोरीदास वाजपेयी ने इन कारकों की संख्या 6 ही बताया है, ठीक है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। प्रज्ञाचक्षु का अर्थ क्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बताना है कि प्रज्ञाचक्षु का अर्थ क्या होगा यहाँ पे मित्रों, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा विद्वान, ठीक है ना। विद्वान जो वर्ड होगा वो प्रज्ञाचक्षु का अर्थ होगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह क्वेश्चन एग्जाम में बार बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से रट लीजिए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। बताना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल मूल्यतः क्या है, तो आलोचक हैं, ठीक है ना। ये क्या है, आलोचक हैं, ठीक है ना। और इनकी कुछ किताबें हैं, किताबों का नाम यदि चाहते हैं तो चिंतामणि है, रस मीमांसा है, हिंदी साहित्य है, ठीक है ना। इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास इन्होंने लिखा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, कवि सम्राट किसे कहा जाता है मित्रों, तो कवि सम्राट यहाँ पे अयोध्या सिंह हरिऔध को कहा जाता है, जो कि ऑप्शन ए सही है, ठीक है ना।
यानी कवि सम्राट किसे कहा जाता है, तो अयोध्या सिंह हरिऔध को कहा जाता है। और बॉय ऑप्शन जो मैथिली शरण गुप्त ऑप्शन है, मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि कहा जाता है, ठीक है ना, राष्ट्र कवि के उपाधि से उन्हें सम्मानित किया गया है, ठीक है ना। इसी तरह से वो प्रेमचंद्र जी हैं, उनको कथा सम्राट कहा जाता है, ठीक है ना। तो इन क्वेश्चनों को विशेष रूप से तैयार करें, ठीक है ना, इन पे थोड़ा सा समय दे, थोड़ा सा रिपीट करके क्वेश्चनों को जाएं, ठीक है ना, वो एग्जाम में बैठे, ठीक है ना, और एग्जाम में फ्रेश माइंड से, ठीक है ना, एग्जाम देंगे तो आपका सारा क्वेश्चन सही होगा, ठीक है ना। प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, 20वां क्वेश्चन है, प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे और जो ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत, ये प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं, ठीक है ना। और रामधारी सिंह दिनकर की जहाँ तक बात है, तो ये भी हिंदी जगत के बहुत ही कवियों में और इनकी जो लेखनी है, लेखकों के रूप में ये बहुत प्रसिद्ध हैं, ठीक है ना। इनकी जो विख्यात किताबें हैं वह उर्वशी हैं, उर्वशी महाकाव्य है, ठीक है ना, उन्होंने लिखा है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, वह पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है में कौन सा टेंस होगा बताना है, यानी कि कौन सा काल होगा। तो यहाँ पे तत्कालिक वर्तमान काल है, ठीक है ना, तत्कालिक वर्तमान काव्य है, ठीक है ना। यहाँ पे संभाव्य वर्तमान काल जो दिया है वो संभाव्य वर्तमान काल यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि संभाव्य वर्तमान काल तब होता है जब संभावना व्यक्त करते हैं, ठीक है ना, किसी चीज घटना का होने का, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अब 22 की तरफ आगे बढ़ते हैं। राम पढ़ेगा, राम पढ़ेगा में कौन सा टेंस होना चाहिए, राम पढ़ेगा में यहाँ पे कौन सा टेंस होगा मित्रों, तो यहाँ पे सामान्य भविष्य काल, यानी अ ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सामान्य भविष्य काल होना चाहिए, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना, राम पढ़ेगा यानी भविष्य की बातें हो रही है, यहाँ पे किसकी बातें हो रही है, भविष्य की बातें हो रही है, ठीक है ना, वर्तमान की बातें नहीं हो रही है, या पूर्ण वर्तमान काल की भी बातें नहीं हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, सामान्य भविष्य काल। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निज सर्वनाम का उदाहरण, निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण क्या है, तो इसमें देखते हैं निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण क्या है मित्रों। तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन 2 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे। पहला ऑप्शन है आप और दूसरा ऑप्शन है तुम। तो यहाँ पे आप जो शब्द है वो निजवाचक के सर्वनाम के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, अपने आप, ठीक है ना, ठीक है। और तुम जो शब्द है यहाँ पे मध्यम पुरुष है, ठीक है ना, और ये सर्वनाम है, ठीक है। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें, ठीक है ना। मैं बार बार आपको ये बातें क्यों रिपीट कर रहा हूँ, ये बातें क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि यदि इस तरह की गलतियाँ, यदि आप इन चीज़ों को ध्यान नहीं रखेंगे तो एग्जाम में क्या होगा, मिस्टेक होने का संभावना ज़्यादा रहेगा, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को आप बिल्कुल रट्टा मार लीजिए, बिल्कुल दिमाग में फिट कर लीजिए, ठीक है ना, घोर कर पी लीजिए इसको, ठीक है। त्रिलोचन में कौन सा समास है बताना है। तो त्रिलोचन में त्रि है लोचन जिसके, यानी त्रि माने 3 है लोचन जिसके, यानी कि जिसके 3 लोचन हो उसे क्या कहते हैं, त्रिलोचन। यानी त्रिलोचन किसको कहते हैं, त्रिलोचन कहते हैं शंकर भगवान को, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है कर्मधारय का समास का उदाहरण, कर्मधारय समास का उदाहरण देखते हैं परमानंद। तो परमानंद जो परम है आनंद, ठीक है ना, इसका संधि कर रहे हैं, समास विग्रह होगा, ठीक है ना। इसके बाद दूसरा इसका एग्जांपल देखेंगे कर्मधारय का, तो महादेव है, महान है जो देव, ठीक है ना। इसके बाद मृग नयन है, मृग के समान जिसका नयन हो, नीलकंठ जिसका कंठ नीला हो, ठीक है ना, यानी कि नीला हो कंठ जिसका, ठीक है। इसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्राणी बोधक सर्वनाम का उदाहरण है, तो कोई जो वर्ड है कोई यहाँ पे प्राणी बोधक सर्वनाम है, और कुछ जो शब्द दिख रहा है वह वस्तु बोधक नाम है, ठीक है। तो आज का हमारा सेशन यहीं पे समाप्त होता है। मैंने आप लोगों को टोटल 25 क्वेश्चन सॉल्व कराया है, जो कि मिक्स क्वेश्चन थे, हिंदी के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं अगले दिन कुछ और लेकर आऊँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।